अभी हम जान रहे हैं 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति को। तो 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की हुई वो हम जान रहे थे। भारत में 18वीं शताब्दी में जो प्रमुख प्रमुख शक्तिशाली वंश या राज्य थे उनकी स्थिति को हम जानेंगे। तो उनमें प्रमुख रूप से जो थे उनमें मुगल, मराठे, अवध राज्य, बंगाल राज्य, जाट राज्य, रोहिलखंड, सिख राज्य, ये प्रमुख थे। तो इन सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मुगल वंश के बारे में जानते हैं। तो 18वीं शताब्दी में मुगल वंश की स्थिति कैसी हुई वो हम देखते हैं। एक एक शक्तियों को विस्तार से जानेंगे। मुगलों के बारे में जानते हैं। पहले 18वीं शताब्दी से पहले जो भारत की प्रमुख प्रमुख शक्तियां थी जिनकी भारत में सत्ता चलती थी या भारत की राजनीति पर जिनका सबसे ज्यादा प्रभाव था, उन सबको हम एक एक करके विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम मुगलों के बारे में जानते हैं। तो मुगलों की स्थिति पुराने समय कैसी थी ये आप पुरानी कक्षाओं में जान चुके हो। 1526 में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना भारत में की। बाद में अन्य और शक्तिशाली राजा हुए जो मुगल वंश को आगे बढ़ाते गए और संपूर्ण भारत में मुगल साम्राज्य एक मजबूत साम्राज्य के रूप में उभरा, जिसने भारत में एकता स्थापित की। भारत के जो अन्य छोटे बड़े राज्य थे उन सबको अपने अधीन कर लिया और संपूर्ण भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। तो देखो 1707 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य भारत में बहुत अच्छी तरह से चलता रहा, बहुत मजबूत स्थिति थी। भारत के राजा महाराजा मुगल साम्राज्य के अधीन रहकर ही अपना राज्य चला रहे थे। तो संपूर्ण भारत में मुगलों का प्रभाव था। 1707 तक मुगलों की स्थिति काफी अच्छी रही, लेकिन 1707 में अभी हम जान रहे हैं 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति को। तो इस राजनीतिक स्थिति को जानने के लिए हम भारत की जो प्रमुख प्रमुख शक्तियां थी उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति, इसको हम पॉइंटों के द्वारा जान रहे हैं। तो पहला पॉइंट हम मुगलों के बारे में जान रहे हैं। तो मुगलों की स्थिति कैसी हुई वो हम देख रहे हैं। 1707 तक मुगल वंश की स्थिति मजबूत रही, लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब शक्तिशाली शासक था और ये मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल वंश भी धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया, क्योंकि औरंगजेब के बाद में मुगल वंश में जो अन्य राजा महाराजा हुए वो सब अयोग्य हुए। वो इतने ज्यादा काबिल नहीं थे कि मुगल साम्राज्य की मजबूती को बनाए रखते। तो औरंगजेब मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। उसकी मृत्यु के साथ ही आगे के समय में मुगल वंश धीरे धीरे कमजोर होता गया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। आगे जो उत्तराधिकारी हुए, आगे के उत्तराधिकारी अयोग्य थे, कमजोर थे, सत्तालोलुप थे और विलासी थे, जिसकी वजह से मुगल वंश कमजोर हो गया। मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। तो देखो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब के बाद में जो मुगल वंश के उत्तराधिकारी है, औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल वंश समाप्त नहीं हुआ। मुगल वंश आगे भी चलता रहा, मुगल साम्राज्य आगे भी चलता रहा, लेकिन वो बात नहीं थी जो पहले थी। पहले मुगल वंश काफी शक्तिशाली था और संपूर्ण भारत में मुगल वंश की धाक थी, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद में वो स्थितियां नहीं रही।
अब मुगल वंश केवल नाम मात्र का साम्राज्य रह गया। उसकी जो शक्ति थी वो काफी कमजोर पड़ चुकी थी। मुगल वंश कमजोर क्यों हुआ, इसके कारण था आगे के उत्तराधिकारी। मुगल वंश में आगे जो उत्तराधिकारी हुए, वो उत्तराधिकारी मतलब राजा हुए, वो सब अयोग्य थे, उनमें योग्यता नहीं थी, कमजोर थे, यानी वो कोई ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे। उनकी सेना की जो स्थिति थी वो भी काफी कमजोर हो गई थी। सतालोलुप थे। सतालोलुप का मतलब है कि राज के लिए ज्यादा एक दूसरे से लड़ते थे। खुद के साम्राज्य को बढ़ाने के लिए या राज को बढ़ाने के लिए या गद्दी हासिल करने के लिए अपने परिवारजनों से लड़ना, अपने मित्रों से लड़ना, ये काम था इनका। तो सता के लिए यानी गद्दी के लिए अपने परिवारजनों से, अपने मित्रों से, इन सब से लड़ते रहते थे। तो सतालोलुप थे। इसके अलावा विलासी प्रवृत्ति के भी थे। विलासी मतलब आनंद प्रमोद में, मौज मस्ती में डूबे रहते थे हमेशा, राजकाज की तरफ इनका ध्यान नहीं रहता था। तो ये कुछ कमियां थी जिसकी वजह से मुगल वंश आगे के समय में कमजोर होता गया। तो देखो आगे फिर एक तो इस वजह से कमजोर हुआ। इसके अलावा 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने, ईरान का राजा था, ईरान का शासक था नादिर शाह। नादिर शाह ने आक्रमण किया। दिल्ली व आगरा को लूटा। मुगलों से कोहिनूर का हीरा छीन लिया। तो देखो मुगलों की स्थिति कमजोर हो चुकी थी। उसी समय 1739 में ईरान का राजा था नादिर शाह है। ईरान का एक शासक था नादिर शाह है, जो एक लुटेरा शासक था, धन संपन्न क्षेत्रों या साम्राज्यों को लूटता था। जब नादिर शाह ने ये देखा कि मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका है, मुगलों में कोई योग्य राजा नहीं है, तो उसने मौका देखकर 1739 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, यानी मुगल वंश पर आक्रमण कर दिया। उस समय मुगलों का शासक बहादुर शाह प्रथम था, जो एक कमजोर शासक था। तो 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने आक्रमण किया, दिल्ली को लूटा, आगरा को लूटा, यानी मुगलों के जो क्षेत्र थे उनमें भारी लूटपाट मचाई। मुगलों के पास एक तो मयूर सिंहासन था जो सोने का बना हुआ था वो, और एक कोहिनूर हीरा था जो संपूर्ण विश्व का सबसे महंगा हीरा था वो। इन दोनों को नादिर शाह लूट कर अपने साथ ले गया। यानी हम कह सकते हैं कि नादिर शाह के आक्रमणों की वजह से मुगलों की स्थिति में और ज्यादा कमी आ गई। एक तो मुगल पहले ही कमजोर हो गए, दूसरी तरफ नादिर शाह ने आक्रमण किया, लूटपाट मचाई। इससे मुगलों की जो आर्थिक स्थिति थी वो भी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। आर्थिक दृष्टि से भी मुगल कमजोर हो गए, उनकी स्थिति में और ज्यादा कमी आ गई। उसके बाद में 1761 में अफगानिस्तान का शासक था, जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। 1761 में क्या हुआ? 1761 में अफगानिस्तान का शासक था अहमद शाह अब्दाली। इसने भी आक्रमण कर दिया, तो अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण से भी मुगल वंश को झटका लगा और मुगल वंश के जो बहुत सारे क्षेत्र थे इन पर अहमद शाह अब्दाली ने अधिकार कर लिया। 1761 के बाद में मुगलों का अधिकार केवल दिल्ली तक सीमित रह गया। वह मुगल साम्राज्य जिसने एक समय संपूर्ण भारत पर अपने
आक्रमण किया और मुगलों के बहुत सारे प्रदेशों को जीत लिया और उन पर अधिकार कर लिया। मुगलों का क्षेत्र केवल दिल्ली तक ही सीमित रह गया, यानी मुगल बहुत ज्यादा कमजोर हो गए। 18वीं सदी में भारत की राजनीतिक स्थिति को हम समझ रहे हैं, तो उसको समझने के लिए एक एक पॉइंट, एक एक शक्ति को हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने मुगलों के बारे में जाना, मुगलों की स्थिति 18वीं सदी में कैसी हो गई और उसके बाद उनका क्या हुआ वो हम देख रहे हैं। उसके बाद भी मुगलों का क्या हुआ, 1761 में भी मुगल वंश पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। उनका क्षेत्र जरूर कम हो गया, कमजोर बिल्कुल हो गए, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हुए। उसके बाद में भी मुगल वंश 1857 तक चलता आया। 1857 की क्रांति हुई, 1857 की स्वतंत्रता क्रांति को आप सब जानते हो। 1857 की क्रांति तक मुगल वंश भारत में रहा। 1857 की क्रांति के समय मुगलों का शासक कौन था? उस समय मुगलों का शासक था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर 1857 में मुगलों का शासक था बहादुर शाह जफर। तो मुगल वंश 1857 तक चलता रहा, कमजोर स्थिति में था, बिल्कुल ज्यादा कमजोर हो चुका था। 1857 में क्रांति हुई, उस समय मुगलों का शासक बहादुर शाह जफर था, जो केवल नाम मात्र का ही मुगल सम्राट था। केवल एक दिल्ली का छोटा सा क्षेत्र जिस पर उसका अधिकार था और बिल्कुल नाम मात्र का सम्राट रह गया था, यानी मुगलों की जो शक्ति थी वो बिल्कुल ही कमजोर हो चुकी थी, बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी थी। तो यहाँ हमने सबसे पहले मुगल वंश के बारे में जाना। मुगल वंश जो पुराने समय बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और बहुत ही मजबूत साम्राज्य था, भारत का सबसे ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली साम्राज्य था। 18वीं सदी में उसकी स्थिति कमजोर होनी शुरू हुई और बाद में वो कमजोर होते होते 1857 में आकर बिल्कुल समाप्त हो गया। मुगल वंश की समाप्ति 1857 में जाकर हुई। मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। बाद में अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया, इसके पुत्रों को, पोते को, सबको मार दिया। उसके साथ ही मुगल वंश